अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपनी 9383 कोड की जो बुक है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 इसके गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। यानी जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क करवाऊंगा, तो इस लेक्चर को आपने गौर से फॉलो करना है। अगर ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। ओके, अगर इस बुक के पेपर पैटर्न की बात की जाए तो आपको पता ही है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जितने भी पेपर्स होते हैं उनका पैटर्न तकरीबन सेम ही होता है। टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होता है और उन 8 में से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। ओके, अब इस बुक के क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या गेस्ट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। मैं ये सारे आपको मार्क करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, पहले यूनिट से आता है। डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग जो है, इनके दरमियान में क्या फ़र्क है। प्रोवाइड वन ओरिजिनल रियल लाइफ एग्जांपल फॉर ईच टू इलस्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग। और आपने उनको उनकी वजाहत देने के लिए उसकी एग्जांपल्स जो है ना वो भी देनी होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग की। व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। डिफाइन प्रेमिस एंड कंक्लूजन। ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या होता है और उसमें जो दो चीज़ें होती हैं, प्रेमिस और कंक्लूजन, उसका क्या मतलब है, उनको भी एक्सप्लेन करें। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इंतहाई आसान सा टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ लॉजिकल फैलेसी इज़ एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई दैम इन आर्ग्यूमेंट्स। लॉजिकल फैलेसी जो है ना, ये क्या होती है और आर्ग्यूमेंट के अंदर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो डिफरेंट फैलेसीज हैं, लॉजिकल फैलेसीज, उनको आप डिस्कस करें। हेस्टी जनरलाइजेशन, स्लिपरी स्लोप है, फॉल्स डिलीमा है जिसको आइदर और फैलेसी भी बोला जाता है, सर्कुलर रीजनिंग है, और पोस्ट हॉक फैलेसी जो है ना, इसको भी डिस्कस करें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है लॉजिकल फैलेसीज वाला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। इसके बाद है कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर के अंदर आ सकता है। डिस्क्राइब द की डिफरेंसेस इन द क्वांटिटी चेंजेस ओवर टाइम फॉर ईच मॉडल। यानी लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के दरमियान आपने फ़र्क वाजे करना है। कांस्टेंट अमाउंट और कांस्टेंट परसेंटेज। Sketch a simple graph of each type of growth to visually represent the difference। अच्छा, जो आपने ग्राफ्स पढ़े थे ना, लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ जो है वो आपने ड्रा करना है। वो बड़ा सिंपल है, बस इस तरह करके आपने एक्सिस बनाने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसके दरमियान ग्राफ आपने ड्रा कर देना। आपको पता है लीनियर ग्रोथ जो है ना, उसका लीनियर ग्राफ होता है, इस तरह करके लीनियर लाइन होती है। और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसका इस तरह करके ग्राफ होता है, इस तरह एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, उनके ग्राफ्स और उनकी मिसालें, ये सारा आपको आना चाहिए। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। इसके बाद यहाँ पे एक वीन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान है। वीन डायग्राम बनाना सबसे आसान है। आपकी बुक में अगर कोई सबसे आसान है क्वेश्चन तो वो वीन डायग्राम वाला है। यहाँ पे 100 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 45 ने मैथमेटिक्स टेक की हुई है, यानी मैथमेटिक्स में इनरोल्ड है। 41 जो है वो फिज़िक्स में है, 40 केमिस्ट्री में, 15 जो है वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स दोनों में, 12 फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में, 10 जो है वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में है, और 7 जो है जिन्होंने ये तीनों सब्जेक्ट्स टेक किए हुए हैं, यानी वो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है ना, उन तीनों के अंदर इनरोल्ड हैं। तो टास्क आपका क्या है, आपने वीन डायग्राम बनानी है जो रिप्रेजेंट करे इस सारी इन्फॉर्मेशन को। यानी आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, उसके अंदर फिर आपने सर्कल्स बनाने हैं, मैथमेटिक्स का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, और उनकी जो ओवरलैपिंग एरियाज होंगे ना, वहाँ पे आपने ये कॉमन लिख देने हैं। जहाँ पे मतलब मैथमेटिक्स और फिज़िक्स वाला सर्कल आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, वहाँ पे आपने 15 लिख देना है। इसी तरह फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाला, और एक दरमियान में सेंटर में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो सारे जो तीनों हमारे सर्कल्स हैं ना वो ओवरलैप कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने ये 7 लिखना है। यानी वो सारे सब जो सारे सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं वो वहाँ पे होंगे। तो इस तरह करके 100 जो स्टूडेंट्स हैं ना यूनिवर्सिटी का, वो आपने पूरा करना है वेन डायग्राम के अंदर। और ऑलरेडी आपको ये सारा कुछ समझाया हुआ है कि वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है, बहुत ही सिंपल है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स टेक ओनली मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स टेक नन ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स।
कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स में इनरोल किया, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनमें से कोई भी कोर्स इनरोल नहीं किया हुआ, तो वो आप इजीली वहाँ से वीन डायग्राम से बता सकते हैं। इसके बाद है अ सिटी पॉपुलेशन इज वाज 857,000 इन 1950। एक शहर है उसकी पॉपुलेशन 1950 में 8,57,000 थी। इफ़ द पॉपुलेशन हैज़ बिन डिक्लाइनिंग एट द रेट ऑफ 1.6% पर ईयर, what would the approximate population be in the year 2020 after 70 years? अच्छा, पॉपुलेशन 1950 में इतनी थी और 1.6% रेट से वो डिक्लाइन हो रही है, यानी कम होती जा रही है। तो आप बताएं कि 70 सालों के बाद 2020 के अंदर वो कितनी रह जाएगी। तो ये बड़ा ही आसान है, पॉपुलेशन वाला जो है ग्रोथ वाला चैप्टर, उसके अंदर आपको इसका फार्मूला मिल जाएगा। इसके बाद कन्वर्सली, इफ़ अ स्मॉल टाउन with a population of 5,000 in year 2000 is growing at a rate of 3% per year। अच्छा, अब वो कहता है कि एक और स्मॉल टाउन है, कस्बा है, उसकी आबादी 5,000 थी सन 2000 के अंदर। तो अब वो वाला जो कस्बा है ना, उसकी आबादी ग्रो कर रही है, यानी बढ़ रही है 3% पर ईयर, हर साल 3% बढ़ जाती है। तो वो कहता है कि 2025 में, यानी 25 सालों के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो यहाँ पे अब आपने ग्रोथ वाला फार्मूला लगाना है, यहाँ पे डीके वाला लगाना है। इसके बाद हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ और डबलिंग टाइम, एक तो ये आपको पता होना चाहिए हाफ लाइफ क्या होती है, डबलिंग टाइम क्या होता है, और इनके फार्मूलाज आपको याद हो, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप इजीली कर सकेंगे। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो 20 साल है। और अगर आप स्टार्ट करते हैं 200 ग्राम जो है ना, इफ़ यू स्टार्ट विद द 200 ग्राम सैंपल, आपके पास 200 ग्राम है उस सब्सटेंस का जिसकी हाफ लाइफ 20 साल है। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि 20 सालों के बाद वो आधा रह जाएगा, उससे आगे नेक्स्ट 20 सालों के बाद वो और आधा रह जाएगा। मतलब 200 ग्राम है ना आपके पास, 20 सालों के बाद ये 100 ग्राम रह जाएगा। इसके बाद मजीद 20 सालों यानी 40 सालों के बाद ये 50 ग्राम रह जाएगा। तो ये हाफ लाइफ होती है। तो वो कहता है कि चेक करके बताएं वो जो सब्सटेंस है 60 सालों के बाद कितना रह जाएगा। तो उसका एक फार्मूला है इजी सा, उसमें आप इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आसानी से ये निकल आता है। इसके बाद डबलिंग टाइम होता है। डबलिंग टाइम इसके उल्ट है, यानी कितने टाइम में कोई चीज़ डबल हो जाती है, दो गुना हो जाती है। तो एन इन्वेस्टमेंट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड डबल्स एवरी 12 ईयर्स, यानी एक इन्वेस्टमेंट है 12 सालों के बाद वो डबल हो जाती है। इफ़ इनिशियली इन्वेस्ट 100,000, अगर आपने स्टार्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 36 सालों के बाद बताएं कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी अगर हर 12 सालों के बाद वो डबल होती है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, वैसे भी आप ज़बानी भी यहाँ से बता सकते हैं। 12 सालों के बाद उसने डबल होना है, तो पहले 1 लाख थी, 12 सालों के बाद 2 लाख हो जाएगी। फिर 24 सालों के बाद वो 4 लाख हो जाएगी, यानी दो का भी उसने डबल होना है। तो इसी तरह 24 और 12 कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36 सालों के बाद वो 8 लाख हो जाएगी। तो ये वैसे भी आप बता सकते हैं, फार्मूला से इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अर्थक्वेक्स। अच्छा, ये जो लॉग वाला चैप्टर है ना, गालबन पांचवा है, जिसके अंदर लोगार्थमिक स्केल इस्तेमाल होता है। तो लोगार्थमिक स्केल में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपको लाजमी आनी चाहिए। उसमें अर्थक्वेक है, उसका मैग्नीट्यूड चेक करना, और इसी तरह एसिडिटी चेक करना, साउंड जो है उसकी लाउडनेस वगैरह चेक करना, ये सारी चीज़ें लोगार्थमिक स्केल से चेक होती हैं। तो वो वाले टॉपिक्स, वो वाले जो फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। यहाँ पे एक अर्थक्वेक है, उसकी मैग्नीट्यूड 8 है, और उसको आपने कंपेयर करना है एक दूसरा अर्थक्वेक, यानी एक और ज़लज़ला है, उसकी मैग्नीट्यूड 6 है रेक्टर स्केल पर। तो आप उनको कंपेयर करें कि कितनी ज़्यादा, कौन सा जो है जिसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की और कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की। तो आपने दोनों की एनर्जीज़ को कंपेयर करना है। फार्मूलाज आपको आते हैं, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इजीली। इसके बाद एसिडिटी चेक करनी है आपने। पीएच स्केल जो है ना, एक रेन वाटर है, उसकी पीएच 4 है। हाउ मैनी टाइम्स मोर एसिडिक्स इज दिस रेन वाटर कंपेयर टू प्योर वाटर विच हैज़ अ पीएच ऑफ 7। आपको पता है कि प्योर वाटर जो है उसकी पीएच 7 होती है। 7 से लेस जिसकी पीएच होगी वो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा जिसकी पीएच होगी वो बेसिक होगा। तो वो कहता है कि एक रेन वाटर है, उसकी पीएच जो है ना वो 4 है। आप हमें बताएं कि वो कितने गुना एसिडिक है इस 7 वाली जो पीएच वाला जो प्योर वाटर है ना, जो न्यूट्रल होता है, उससे कितने गुना ज़्यादा एसिडिक है। तो ये आपने चेक करना है। इसके बाद साउंड है, साउंड की लाउडनेस है। वो कहता है कि एक साउंड है रॉक कंसर्ट में, किसी कंसर्ट में, उसका जो लाउडनेस है वो 120 डेसिबल है। अ क्वाइट विस्पर इज़ अबाउट 20 डेसिबल। एक जो सरगोशी होती है ना वो 20 डेसिबल की होती है अमूमन। हाउ मैनी टाइम्स मोर इंटेंस इज़ द कंसर्ट साउंड कंपेयर टू द विस्पर।
अब वो कहता है कि ये वाली जो लाउडनेस है, अब ज़ाहिर बात ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम है। तो इसकी इंटेंसिटी कितने गुना ज़्यादा है इसकी इंटेंसिटी से? तो ये आपने इन दोनों की इंटेंसिटीज़ को जो है कंपेयर कर लेना है। इस टाइप की ना एक एग्जांपल भी है आपकी बुक के अंदर, तो वो वाली एग्जांपल्स आपने देख लेनी है, वो बिल्कुल इससे मिलती-जुलती हैं। उन एग्जांपल्स वाला कंसेप्ट अगर आप समझेंगे तो ये वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो है ना, इसमें नंबर्स का फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं है, बाकी फार्मूलाज़ वगैरह सारा कुछ वही है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉज़ैलिटी। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। व्हाई डज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स नॉट नेसेसरली मीन दैट वन causes द अदर? प्रोवाइड अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल टू सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आइसक्रीम सेल्स हैं, ड्रोनिंग इंसिडेंट्स हैं, तो कोरिलेशन और कॉज़ैलिटी जो है, इसके जो एग्जांपल्स वगैरह, ये सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इसके बाद है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, ये जो नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इनके दरमियान में फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसी यूनिट में एक आता है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर्स। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी में से ये भी आ सकता है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर्स जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान हमें आते हैं पेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परम्यूटेशन और कम्बिनेशन वाला। एक तो आपको परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का पता हो कि ये क्या होता है, और इसके फार्मूलाज जो है ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। इसके बाद है कि 8 हॉर्सेज हैं एक रेस के अंदर, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस बी डिसाइडेड। वो कहता है कि आप कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेसेस जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। इसमें आर्डर मैटर्स करता है, यानी आर्डर को आपने चेंज नहीं करना। और कम्बिनेशन, एक और एग्जांपल है कि एक कमेटी है 4 लोगों की, टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल। 10 लोगों में से 4 लोग आपने चुनने हैं कमेटी के लिए। हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज़ कैन बी फॉर्म? कितनी मुख्तलिफ कमेटीज़ उस उनसे बनाई जा सकती हैं? इन 10 लोगों से 4 लोगों को आपने चुनना है, और आर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे तरतीब का कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 3 ब्लू मार्बल्स एंड 2 ग्रीन मार्बल्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू मार्बल? वो कहता है कि एक बैग के अंदर 5 हैं रेड मार्बल्स हैं, 3 ब्लू मार्बल्स हैं, और 2 जो है ना वो ग्रीन मार्बल्स हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप एक ब्लू मार्बल जो है उसको ड्रा करें? इफ़ यू ड्रा 2 मार्बल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड? अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि अगर दूसरा हिस्सा ये है कि आप 2 मार्बल्स उसमें से निकालते हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने कोई वापस नहीं रखना, सिर्फ 2 आपने निकालने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों रेड निकलें? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या मुमकिनात हैं? यू इनहेरिट अ कलेक्शन ऑफ 30 एंटीक फ्रॉग्स। आपके पास 30 एंटीक फ्रॉग्स हैं। यू डिसाइडेड टू बाय 2 न्यू फ्रॉग्स एवरी मंथ। तो आप हर महीने 2 नए फ्रॉग्स जो है ना वो खरीदते हैं। पहले आपके पास 30 थे, हर महीने आप 2 खरीदते हैं, मतलब 24 फ्रॉग्स पर ईयर। हर साल जो है ना वो 24 फ्रॉग्स आप खरीदते हैं टू ग्रो द कलेक्शन। सो राइट अ लीनियर मॉडल फॉर द नंबर ऑफ फ्रॉग्स यू विल हैव आफ्टर टी ईयर्स। आप एक लीनियर मॉडल जो है वो ड्रा करें कि टी ईयर्स, यानी कुछ ईयर्स के बाद आपके पास कितने फ्रॉग्स होंगे। आप एक फार्मूला डिवाइस करें, मतलब जितने मर्जी या सालों के बाद आपको चेक करना पड़े, तो आप टी की वैल्यू को पुट करके ना उस फार्मूला के अंदर आप कर सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ से। हाउ मैनी फ्रॉग्स विल यू हैव इन 6 ईयर? 6 सालों के बाद आपके पास कितने फ्रॉग्स होंगे? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर योर कलेक्शन टू रीच 510 फ्रॉग्स? 510 फ्रॉग्स करने तक आपको कितना टाइम लगेगा? मतलब कितने टाइम के अंदर वो फ्रॉग्स जो है ना वो 510 हो जाएंगे। तो ये वाला जो है ना, ये भी एक एग्जाम्पल है, बल्कि ये हूबहू एग्जाम्पल है। आप अगर बुक में देखेंगे ना, तो इस टाइप की एक एग्जाम्पल है सॉल्व्ड, वहाँ से आपको ये समझ लग जाएगी इस तरह का जो क्वेश्चन है ना वो कैसे सॉल्व करना है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क करवाए हैं ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और अगर ये 10-12 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपको इस बुक के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे।